हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, देन शुरू किया जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपीएसएससी का 4 in 1 सिलेक्शन तो लेके रहेंगे। जो यूट्यूब पर सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए फटाफट आ जाइए एंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। जी हाँ, जेओ अकाउंट्स का जो 2022 का जो पेपर आया था वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले का क्लास जो कि काफी स्टैटिस्टिक वाले काफी अच्छे क्वेश्चन जिसमें देखने को मिले थे, वो नहीं देखा है देन इस क्लास के बाद जाके उसको देख लेना, क्योंकि सारे के सारे क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड 4 in 1 बिकॉज ऑफ 4 अलग अलग वैकेंसीज कॉमर्स के लिए हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जूनियर ऑडिटर में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स वालों को भी वेटेज दिया गया है। बट हाँ, इकोनॉमिक्स वाले हैं लेकिन कॉमर्स भाई आप हैं तो आपके पास थोड़ा सा उनसे ज्यादा एडवांटेज है, उसका फायदा उठाइए और जॉब में अपना सिलेक्शन पाइए। ठीक है ना। एंड जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि किसी भी तरह के कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन रखिए, जिसपे पेपर 1 जो आपका है, जो बेसिक वाला पार्ट है, वो आपको डेली इसमें से कवर हो रहा है। और बाकी हमारा जो फुल कोर्स है जो कि हमारा लक्ष्य अकेडमी ऐप पर आ ही जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, होली ऑफर अभी कंटिन्यू है, मिस नहीं करना है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो फटाफट जाइए, कूपन कोड यूज कीजिए होली51, और आपको ये जो कोर्स है उस पर 51% का, जी हाँ 51% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी मिल रहा है, और सिर्फ 2500 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा आपको। राइट, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले ऑलरेडी मैं 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, अभी 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। सेंसेक्स इज द स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन विच कंट्री? यार ये तो सबको पता होगा, सेंसेक्स कहां पर है भाई? इंडिया में। लास्ट क्लास अगर आपको याद होगा तो इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था, जो 60 नंबर क्वेश्चन था हमारा, उसमें क्या पूछा था कि सेंसेक्स जो है वो 5000 को कब क्रॉस किया था, और आंसर था 1999। जो कि मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें लगभग लगभग सारे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, दैट्स व्हाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जीएसटी का क्वेश्चन सब मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत ना के बराबर होता है, और ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन ही है। पूरे सीरीज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। बोला जा रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है जीएसटी बिल के लिए? तो भाई ये तो सबको पता है, 101वां अमेंडमेंट जो था वो जीएसटी बिल के लिए हुआ था। 101वां जो अमेंडमेंट था वो जीएसटी बिल के लिए था। कुछ नहीं करना है, मेहनत नहीं, बहुत आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम लिमिट टू पे वैल्यू अप्लाई विथ टैक्सेस। क्वेश्चन जीएसटी का है। जीएसटी के अकॉर्डिंग में बोला जा रहा है कि टाइम वैल्यू ऑफ क्या है, अगर आप सप्लाई करते हैं तो टैक्सेस को पे करने का टाइम वैल्यू क्या आता है। चलिए फटाफट चूज कीजिए अपना आंसर क्या होगा। ये जो इसका जो आंसर है वो जीएसटी के रूल नंबर 37 में मेंशन किया हुआ है इस बारे में, जिसमें बताया गया है कि भाई आपको 180 दिनों के भीतर में क्या कर देना है, अपना जो भी टैक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज हैं जो पे करना है, वो आप 180 दिनों के अंदर में आप पे कर दीजिए। तो लिमिट कितनी दी गई है सर? 180 दिनों की। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी अगेन जीएसटी का बोल दो, नॉर्मल क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है ना। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय नॉन बिजनेस एसएससी, ये आप बोल दो कि ये किसके किसके लिए। नॉन एसएससी मतलब हो गया एक इंडिविजुअल, एच यू एफ। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसके लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन सब के लिए आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय नॉन बिजनेस एसएससी, नॉन बिजनेस एसएससी के लिए रिटर्न फाइलिंग डेट क्या होती है, लास्ट हमें ये बताना है। फटाफट चूज कीजिए क्या होगा। 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, या फिर हमारा दिसंबर, क्या होगा आंसर? फटाफट चूज कीजिए। एंड आंसर इज 31 जुलाई। 31 जुलाई तक हमें क्या करना होता है? पेमेंट करना होता है, मतलब अपना जो पेमेंट नहीं, मतलब फाइलिंग करनी होती है हमें। ठीक है। चलिए अगला। द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया। देखो
अगर आप अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे ना, अपने जो अभी तक मैं जो मैं करा चुका हूँ 65 करा चुका हूँ, 65 में से मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से टफ लेवल के होंगे, या मुश्किल से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ लेवल के, बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना वो इजी है अगर आपने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया होगा तो अब यहाँ पर क्या है, इजी तो है लेकिन बेसिक नॉलेज के साथ है, और ये बेसिक नॉलेज कभी कभी आपके भारी पड़ जाता है बिकॉज ऑफ आपने सही से स्टडी नहीं किया होता है, राइट। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई अपनी फोकस पूरी स्टडी पे रखिए, तब काम बनेगा। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इनकम टैक्स के लिए सर सीबीडी। बहुत लोग यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर चूज कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई, सीबीडीटी सबसे हाईएस्ट आता है, ठीक है। अगला, सैलरी रिसीव्ड द मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फर्म। अब ध्यान से देखो, दो चीजें समझनी है आपको। एक तो है ये एग्रीकल्चर फर्म है हमारे पास, ठीक है। अगर आप, एक है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, और एक होता है ये फर्म के द्वारा सैलरी रिसीव करना। ध्यान से देखो, दो चीजें समझ में आती है। एग्रीकल्चर इनकम हमारा एग्रीकल्चर में चला जाएगा, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं सैलरी मिल रहा है आपको, तो सैलरी किस में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी से। आप कहाँ काम कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस फर्म में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, एनजीओ में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हो उससे मैटर नहीं करता, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो। अगर आपको सैलरी मिलती है मतलब आप काम करने के लिए लाइबल हैं अगले पार्टी पर, यानी कि जो आपने सैलरी वाले पार्ट में हमसे पढ़ा है ऑलरेडी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्क है, ठीक है, उसके लिए आप लाइबल हैं उसके लिए काम करने को लेकर के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सैलरी पे हो रहा है आपको, काम का पैसा, टाइम का पैसा आपको दे रहा है, तो भाई वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ सैलरी की हम बात कर रहे हैं, दैट्स वाई सैलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील विथ एग्जम्प्टेड इनकम। देखो इसका आंसर जो था वो एचपीएसएससी ने गलत दिया था, हम लोगों ने इस पर केस भी किया था, जो सुधार के लिए मांगते हैं, तो हम लोगों ने उस पर फिर मेल भी डाल के इसको अपडेट भी करवाया था, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को इस पे 1 नंबर मिला भी था। आयोग ने क्या दिया था वो बताते हैं। सबसे पहले क्या है, बोल रहा है कौन सा सेक्शन है जो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन के लिए आता है। जो आयोग ने आंसर दिया है वो है 7, सेक्शन 7, बट आंसर जो है वो है सेक्शन 10, जो है आंसर है वो है सेक्शन 10। तो सेक्शन 7 किसके लिए, हमने उनको वो भी दिया था, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। ये असल में आपने पढ़ा है ना इनकम टैक्स में डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन, तो सेम ये भी उसी तरह का है। यहाँ पर हम मानते हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ठीक है, फॉर टैक्स। जो भी टैक्सेस के लिए आपको डीम्ड टू बी माना जाएगा इनकम, उसके लिए है, ये किसी तरह का एक्सेप्शन के लिए नहीं है। इवन ये जो 80 है, अगर वो 80 को लेते तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ सकता था, बिकॉज ऑफ ये डिडक्शन में हेल्प करता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पशन पूछा और हम डिडक्शन में जाए, डिडक्शन में हेल्प जरूर करता है, लेकिन डिडक्शन में भी किस में ये आता है, एन्युटी प्लान। जो एन्युटी प्लान है हमारा, ये उसके लिए यूज होता है, किसके लिए, एन्युटी प्लान्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। तो भाई ओनली सी ही है जो इसका आंसर में आएगा, राइट। ये आयोग ने दिया था भाई, ये भी गलती था। चलिए ये तो खैर सबको पता होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्टेड फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रंस, कितने बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है, कमेंट करके बताओ कितना रुपया, कमेंट रुपीस कितने हैं, तो वो कमेंट करना है। एंड फिलहाल तो इसका आंसर 2 है, ठीक है।
देखो ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं बॉस, मेहनत कीजिए। ये सारे हम लोगों ने आपको ऑलरेडी कोर्सेज में कराए हुए हैं, और ये सारे के सारे आपको जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, आप चाहो तो आपके जो फॉरेस्टिक बैच है ना, मैं उसमें से उठा करके दिखा दूंगा ना, इसका लगभग, इस जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ उसका लगभग 85 टू 90% कंटेंट एग्जाम का आपके कोर्स में है। आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो। 85 टू 90% आपके कोर्स में मिल जाएगा। अब इतना पढ़ करके भी अगर आप 70% या 75% भी नहीं लाते हो, मैं इतना लाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं 75 भी लाने बोल रहा हूँ, उतना भी नहीं लाते हो तो बॉस क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना यार, राइट। और ऑलरेडी सेम उसी चीज को बरकरार रखते हुए इसीलिए और अच्छा रिजल्ट आए, दैट्स वाई हमने 4-in-1 बैच बनाया है, ताकि जो थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने बोला था ना 80 टू 90, हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, हम इसको 90 टू 95 तक ले जाना चाहते हैं, 90 टू 95 तक, इसीलिए 4-in-1 कंबाइंड किया, ताकि बॉस कुछ भी हम छोड़ के नहीं जाए, आपको सब कुछ दे दे ताकि आपका जॉब आपके पॉकेट में हो, दैट्स वाई। और अभी तो होली ऑफर है, खैर वो का उसका भी बेनिफिट उठा लो, डबल चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय whom फॉर द फॉलोइंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड। देखो अब यहां पर ध्यान से देना है, रीअपॉइंट करना है तो किसके द्वारा रीअपॉइंट किया जा सकता है, ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है। ऑडिटर को एक डायरेक्टर भी कर सकता है, शेयर होल्डर भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, सब कोई कर सकता है। रीअपॉइंट करना है तो सब कर सकते हैं, रीअपॉइंट करना है तो सब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एवरी ईयर। यहां पर जो आपके पास आईएमएफ, देखो ये आईबी का पार्ट है हमारा, इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखना, मैं आपको सेक्शंस बता रहा हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है ये समझ में आ जाए। अगर आप मुझसे मेरे कोर्स में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट सिलेबस समझ में आ जाए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये अब आईबी का पार्ट है, आपको आईबी भी पढ़ना है, स्टैट्स भी हो गया, टैक्स भी हो गया, ऑडिट भी हो गया, आईबी भी आ गई, तो ये भी पढ़ना। अकाउंट तो खैर है ही, उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पर क्या है कि हर साल इनमें से कौन रिपोर्ट जनरेट करता है, हमें ये बताना है। हर साल की बात हो रही है, जो रिपोर्ट जनरेट करता है तो वो तो है भैया वर्ल्ड बैंक। कौन देता है, वर्ल्ड बैंक हर साल रिपोर्ट जनरेट करती है, ठीक है। वो अपनी बिजनेस में क्या उसने वर्क किया, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क कर रही है, वो सब चीजों के बारे में बताती है। मैनेजेरियल प्लानिंग इज अ, प्रबंधकीय योजना जो है वो किस जगह पे काम आता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, या फिर हर जगह। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। अब देखो मैनेजमेंट आ गया, ये मैनेजमेंट आपको पढ़ना भी है, ऐड करते चलो चीजें मैं बता रहा हूँ, देखो सिलेबस के साथ साथ मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ सिलेबस सब कुछ पढ़ ला लो, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। देखो सिलेबस के नाम पे एचपीएसएससी ने दिया नहीं है आपको, बोल दिया है कॉमर्स पढ़ के आओ, इंटर से लेकर के पीजी तक हर एक चीज का निचोड़ निकाल दो, नौकरी पॉकेट में। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि एकेडमिक बुक उठा लेना, सब गलती हो जाएगा। तो फिर क्या है, हॉल थ्रोन एक्सपेरिमेंट। अब ये होल थ्रोन एक्सपेरिमेंट है क्या, जो ऑलरेडी मुझसे क्लास किए हुए उनको पता है हॉल थ्रोन एक्सपेरिमेंट मतलब क्या था। इस पर एल्टन मायो ने किया था, उन्होंने चेक किया था कि लाइटिंग है ना, उस पर उन्होंने चेक किया था कि किस तरह से लोगों पर असर होता है काम करने के तरीके को। काफी फेमस इनकी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट रही है, 4-5 एक्सपेरिमेंट है, मैंने सारे के सारे पढ़ाए हैं मैनेजमेंट में, जाके सब देखो, काफी हेल्पफुल है आपके लिए, वो है एल्टन मायो साहब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज डिटरमाइंड बाय, मतलब कहने का मतलब समझ में नहीं आया, सबसे पहले वो समझो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मतलब समझ में आता है आपको कि भाई कोई एक काम करने के बजाय अब एक काम कर रहे हैं छोड़ के दूसरा काम करना है, तो जो छोड़ने का जो कॉस्ट लगा उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि होल्डिंग मनी इज, होल्डिंग मनी का मतलब आपने क्या किया, आपने बिजनेस में पैसे बचा करके रखे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं,
ठीक है, बिकॉज ऑफ आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, दैट्स वाई आपने रखा हुआ है कि हाँ कल को हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, आप इस पैसे को कहाँ क्या कर सकते थे, कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, कहीं से कुछ रिटर्निंग ले सकते थे, प्रोजेक्ट कर सकते थे, बट आपने रखा हुआ है बिकॉज ऑफ आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और मेरे पास अगर पॉकेट में कैश नहीं रहा तो मैं मिस कर जाऊंगा, दैट्स वाई आपने क्या किया है, इस पैसे को होल्ड किया हुआ है, होल्ड करिए, पकड़ा हुआ। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, आपने कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाए, कुछ नहीं किए, इट मीन्स आपने इनकम की, इनकम जो उस रुपए से जो इनकम जनरेट होता है उसकी कमी हो गई। इनकम इन नॉर्मल सेंस में बोला जाए तो क्या किसमें आएगा, यहाँ पर बताओ किसमें आएगा, इनकम में आएगा क्या, नहीं। द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट में आएगा क्या, नहीं। डिस्काउंट रेट में आएगा क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही है जो इनकम को दिखाता है, जो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ इससे हमें इनकम जनरेट हो सकता था। सपोज बैंक में आपने रखा, फॉर एग्जाम्पल के लिए बैंक में रखा, हो सकता है आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, वहां से कुछ आ रहा है, बट आप शेयर डेली बेचते खरीदते नहीं है, तो ये भी चीज है, ऐसे कर सकते हो, बट मान लो नहीं कर रहे हो। तो चूंकि एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अंतर होता है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगला, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इज, क्वेश्चन में क्या है, कॉपीराइट पाने के लिए आपने खर्चा किया है, कॉपीराइट पाने के लिए आपने खर्च किया है, तो ये किस तरह का खर्च है। अब एक सिंपल सी बात, कॉपीराइट क्या आपको हमेशा के लिए, आपके पास कॉपीराइट आप मिल गया तो कुछ लंबे समय के लिए आपको मिल जाती है, आपकी कॉपीराइट है, आपका ही है, तो ये आपके पास क्या एक ही साल तक बेनिफिट देगा, नहीं, कई सालों के बेनिफिट ये आपको देंगे, कई सालों का बेनिफिट। तो कई सालों का बेनिफिट मतलब capital expenditure, and copyright is also termed as asset, copyright is also termed as asset, ये एक तरह का एसेट भी है हमारा। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स का सोर्स में से कॉपीराइट आता है, राइट। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर टू यूज ऑफिशियल सील ऑफ कंपनी आउटसाइड इंडिया इज टू बी ऑथराइज्ड बाय, भारत के बाहर एक कंपनी को आधिकारिक सील का उपयोग करने की शक्ति डैश द्वारा अधिकृत किया जाता है। मतलब ये, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि बिजनेस को अलग एंटिटी दी गई है, आप और मैं अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ करना तो क्या करेंगे, हम लोग साइन कर देते हैं अपना, हमारा वैलिड हो जाता है। एक कंपनी क्या करती है, कंपनी अपना सील लगाती है, ठप्पा लगाती है, आपने देखा वो ठप्पा मार देती है, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखा उसमें कंपनी का ठप्पा लगा होता है, तो वो कंपनी का सील है। क्वेश्चन में ये है कि अगर अगर आउटसाइड इंडिया किसी कंपनी को कोई डील का साइन करनी है, उसको उसको क्या करना है भाई, ऑथराइज्ड करना है कि हाँ, तो क्या चीज में ये चीज डिफाइन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या बोथ। ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पर हमें दोनों की नीड होगी, हमें दोनों चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो होना मैंडेटरी है ही, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमें खुद को भी तो पता होना चाहिए कि हमारी पाँव कहाँ तक फैल ली है। तो दोनों जगह बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है इस चीज के लिए, राइट। तो ये तो हुए हमारे 15 क्वेश्चन, 15 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं कमेंट करके बताओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक होली ऑफर का फायदा नहीं उठाया है, लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर है आप लोगों के पास में, मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, फटाफट जाइए, इनरोल कीजिए एंड पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिस एग्जाम की मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो 2022 वाला सेशन, 80 टू 90%, 85 टू 90% हमारे एग्जाम में हमारे कोर्सेज से था। अब आप सोच के देखो, उस समय हमारा सिंगल सिंगल बैच था, अब हमने कंबाइंड करके बैच निकाला है एंड हमने टारगेट 90 से 95 तक किया है बॉस। सिर्फ आपको पढ़ना है, वो भी दिल लगा करके। अगर आप इतना कर लेते हो, जॉब आपकी पॉकेट में है, बट हाँ, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगी, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।